हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8th क्लास की सोशल स्टडीज की बुक और उसमें से उसका सेकंड चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है अलग प्लेलिस्ट में, आप चाहे तो जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करते हैं तो वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर में समझाया था। कुदरत के दिए हुए जो तोहफे हैं जैसे जमीन, वाटर, सॉइल, वेजिटेशन, खेती बाड़ी, पेड़ पौधे और इवन जो मिनरल्स हमें मिलते हैं पत्थरों से, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। अगर शरीर की बात की जाए इंसान के, तो जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है जो देश की स्ट्रेंथ बनते हैं, ताकत बनते हैं और उसकी तरक्की में मदद करते हैं। आज की क्लास में जो हम नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं वो इस कैटेगरी में है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज जब पेपर आते हैं तो हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको याद कैसे करना है। आप ऐसे याद कीजिए, मैंने, विल्डी एक लड़की का नाम है, से वाटर या H2O मांगा जिसमें सॉइल था और उसने लैंड से उठाया था, यानी जमीन, पानी जो है जमीन से उठाया था। अब इसमें काम की बात क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने का मतलब मिनरल्स हो गया, एम से मिनरल्स। विल्डी का मतलब वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। वाटर ये हो गया। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं नेचुरल वाटर मांगा, आम जो पानी होता है, तो नेचुरल भी बन गया, नेचुरल वेजिटेशन बन गया, ठीक है, नेचर से। वाटर हमने पढ़ लिया, वैसे ही सॉइल आ गया इसके अंदर, और लैंड आ गया, जमीन आ गया, ये जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंस याद करके ये सारे रिसोर्सेज जो हैं आप अच्छे से याद कर सकते हैं। आज की डेट में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में। अब ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये लैंड रिसोर्सेज की यहाँ पे बात की गई है। इंसान जो है शुरू से, जब से इंसान होंद में आया, लैंड रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लैंड को यूज करता जा रहा है। और ये जो लैंड है ये स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती है उसकी जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर ना केवल खेती बाड़ी होती है बल्कि बाकी जो एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट्स खेलना, टूरिज्म होना, वो सब इसी जमीन पे होता है। तो इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लैंड है उसे अलग अलग तरीके से यूज किया है, उससे अपनी पैसे की तरक्की की है, कल्चरल एक्टिविटीज जितनी है, स्पोर्ट्स, गेम्स, खेलना कूदना, वो सब इसी के ऊपर होता है। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर ये पूरी की पूरी अर्थ की बात करें तो इसके ऊपर 29% अर्थ के ऊपर लैंड है और ज्यादा प्रतिशत जो है 71% जो है वाटर है। अब ये जो लैंड है ये अलग अलग तरीके से हम लोगों को मिलता है, जैसे आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लैंड 3 कैटेगरीज में आगे डिवाइडेड है। वही जो 29% लैंड की मैंने आपको बात की थी वो अलग अलग तरीके में मिलता है। कुछ जो होते हैं वो ऐसे करके जो ऊंचाई पे बनते हैं वो माउंटेन्स हो जाते हैं। कुछ थोड़ी हाइट पे होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं थोड़ी हाइट है, इसको हम प्लेट्यूज बोलते हैं। ये जो प्लेट्यू वाला एरिया है ना, इससे ज्यादा हमें मिनरल्स मिलते हैं। खेती बाड़ी का जो एरिया है, प्लेन्स उसे हम बोलते हैं। तो इंसान ने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए अलग अलग तरीके की ये जो लैंड है, जिसे हम लैंड फॉर्म्स बोलते हैं, उसको यूज किया है। जो माउंटेन्स हैं वो ज्यादा, मतलब वहां पर इंसान नहीं रहते, सेटलमेंट के लिए ठीक नहीं है, सड़कें नहीं बनती, घर दूर दूर होते हैं, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अगर आप बात करें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर होती है, तो वो आपको पता है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पी से प्लेन, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है, क्योंकि प्लेन्स पे खेती बाड़ी हो जाती है, रेलवे लाइन बिछानी, सड़कें बनानी इजी होती है, इसीलिए ये वाला जो एरिया प्लेन्स ये ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ज्यादा एरिया यहाँ पे रहता है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, जितना बड़ा इसका साइज है उतने ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं। आप ये कह सकते हैं, यहाँ पर बुक में भी दिया गया है कि अगर हम इंडिया की बात करें, इसका एरिया अप्रोक्सीमेटली 3287782 स्क्वायर किलोमीटर का इतना एरिया है। और 30% जो एरिया है, अब मैंने इसको कैसे याद किया, वो देखो 30% माउंटेन्स के अंडर आता है, कवर्ड होता है। तो इसको कैसे याद किया हुआ है, 3 ऐसे करके बनता है ना, इसको उल्टा कर दो, माउंटेन्स बन जाएगा। उससे, क्योंकि माउंटेन से थोड़ी सी हाइट कम होती है प्लेट्यूज की, तो वो हो गया हमारे पास 27% जो है वो प्लेट्यू एरिया के अंदर आ जाता है।
ठीक है, ऑफ द टोटल एरिया। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब जो माउंटेन्स हैं उनको ये बोला जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, स्टोर हाउसेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं धरती जो है, जब जैसे पेपर फोल्ड कर रहे हो, ये पेपर है, शीट है, इसको फोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो ये फोल्ड करते करते ऊपर को उठ जाता है। तो माउंटेन जब बनता है तो धरती के अंदर जितने मिनरल्स रिसोर्सेज है वो ऊपर की तरफ को माउंटेन के अंदर धस जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं जो हम यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज पाए जाते हैं। एक ब्यूटी सिग्निफिकेंस है, लोग पहाड़ों की तरफ को दौड़ते हैं कि चलो पहाड़ों में चलते हैं। फिर बात करें प्लेट्यूज की, जो 27% ऑफ द एरिया कवर करते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं। पीएमसी याद कर लेना, प्लेट्यूज के अंदर सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं, रिसोर्सेज सबसे ज्यादा हमारे पास माउंटेन्स के अंदर होते हैं। जो प्लेट्यूज है, क्योंकि देखिए ऊपर से तो फ्लैट ही एरिया है ना, इसको हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लेन्स की, जहां पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी, जैसे आप ये देख सकते हैं, की जाती है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है। तो प्लेन्स का एरिया, इन दोनों को माइनस करोगे 43% बच जाता है, वो प्लेन्स का एरिया होता है। प्लेन्स ने इतना एरिया कवर किया है अगर हम बात करें। अब जो प्लेन्स है वो इंसान की जो नीड्स है उसे अलग अलग तरीके से फुलफिल करते हैं, खेती बाड़ियां होती है, वेजिटेशन यहाँ पर होती है, और वैल्यूएबल होती हैं ये चीजें। तो इसीलिए, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लैंड का एक इम्पोर्टेंट भूमिका होती है, इसलिए हम ये कहते हैं लैंड एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। अब अगला टॉपिक जो बुक में दिया हुआ है उसमें याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि मैम लैंड यूज जो है, किस तरीके से लैंड को यूज किया जाता है, इसकी इतनी सारी टाइप्स दी हुई है, इसको हम कैसे याद करें। अब इसको याद करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे देती हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से इसको यूज कर सकते हो। मैं सेंटेंस यहाँ लिख देती हूँ, देखो, फॉरेस्ट में सो किया, सो करना मतलब कुछ उगा देना, सो किया, दैट डिडंट कल्टीवेट। फॉरेस्ट में कुछ सो किया, कुछ बीजा, तो उससे कल्टीवेट नहीं कर पाए, कुछ निकल नहीं पाया। उसके बाद फॉल हो गई, मतलब हम गिर गए, फॉल हो गई मतलब पैसे नहीं कमा पाए, ठीक है। उसकी वजह से कल्चर में वेस्ट आया कि इतनी मेहनत की, सारा का सारा कल्चर वेस्ट हो गया एक तरीके से। एंड पेस्चर को, PASTUSE, पेस्चर को चरने दे दिया। अब ये क्या है? पेस्चर क्या होता है? वो वाला एरिया होता है जहां पर आप भेड़ बकरियां जो हैं वो चराते हैं। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि लैंड को कैसे यूज किया जाता है। एक होता है लैंड जो फॉरेस्ट के यूज में है, लैंड अंडर फॉरेस्ट, ये हो गया। फिर कुछ होता है लैंड नेट सोन एरिया, जहां पर कुछ बीजा गया, फसलें उगाई गई है, तो सो का आप सोन से एरिया याद कर सकते हो। फिर होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहां पे आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, उसे यूज नहीं कर सकते अभी, मतलब ऐसे ही 2-4 साल के लिए छोड़ा हुआ है कि दोबारा फर्टाइल हो जाएगा, तो ये हो गया लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। फिर हो गया फॉल, हो गया, फॉल से आप याद कर सकते हो फैलो लैंड, खाली जमीन, इसको अभी हम पढ़ेंगे। कल्चरल वेस्ट लैंड, कल्चर वेस्ट हो गया, वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड हो गया। और बाकी का लैंड चरने दिया हुआ है, पेस्चर को मतलब भेड़ बकरियों को चरने के लिए दिया हुआ है, वहां पर ऐसे ही प्लांट्स उग रहे हैं। ठीक है जी, इजी हो गया लैंड यूज को कैसे याद करना है। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है कि 22.2% जो लैंड का टोटल एरिया है इंडिया के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ 22% इंडिया के अंदर जो एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, वहां पर फॉरेस्ट है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली गई थी जिसमें ये बोला गया था कि अगर ठीक ठाक जीवन व्यतीत करना है इंडिया में तो कम से कम 33% होना चाहिए, हम कम से कम नहीं तो 10% पीछे। तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाने चाहिए, बड़े स्केल पे उगाने चाहिए, और पेड़ जो हैं जो काट रहे हैं उनके ऊपर बैन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं नेट सोन एरिया की, जितना हमने फसलें उगाई हुई है, 46%, आप ये कह लो 46 रुपीज का कोई एक पैकेट आता है चावल का, राइस का, जो सो किया हुआ है, वो 46% जो है वो नेट सोन एरिया है, जहां पे हमने क्रॉप्स उगाई हुई है, सो किया हुआ है मतलब फसलें उगाई हुई है। उसके बेस पे मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर किया जा रहा है, जो बेसिस है हमारा। फिर आ जाता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इज नॉट यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, जो अभी मैंने बोला ना कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर खेती बाड़ी, कल्टीवेट मतलब खेती बाड़ी नहीं हो पा रही, तो हम बोलते हैं लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर के लिए। क्यों?
क्योंकि ये लैंड कल्टीवेट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर शहर बन चुके हैं, यहाँ पर गांव बन चुके हैं, यहाँ पे सड़कें बन चुकी है, रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, रेलवे लाइन बन चुकी है, नदी है, लेक्स हैं, वो वाला एरिया है जो आप खेती बाड़ी में यूज में लेकर ही नहीं आ सकते। और ये कितना एरिया है, ये 14% है। जैसे ये 22% था, ये मैंने नेट सोन कितना बताया था कमेंट सेक्शन में बताना। नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, खेती बाड़ी नहीं हो सकती, शहर गांव रेलवे स्टेशन वगैरह उस सब में यूज कर लिया, वो 14% है। ठीक है ना। टोटल एरिया मतलब जिसे हम बोलते हैं वो बंजर जमीन जो है, बैरन जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसी में इंक्लूडेड है क्योंकि बंजर जमीन के ऊपर तो आप फसलें उगा नहीं सकते। उसके बाद बात करते हैं फेलो लैंड की, वो 8% है। फेलो से आप याद कर लिए अपने दोस्त जो है, जैसे फेलोज योर फ्रेंड्स, वो 8% एरिया जो है वो फेलो लैंड का। ये वो वाला लैंड है जिसको हम खेती बाड़ी जिसपे करते हैं, लेकिन जिसके अंदर खेती बाड़ी नहीं हुई अभी 1 से लेके 5 साल के अंदर अंदर, मतलब उसको साइड पे रखा हुआ है कि वो जो एरिया है वो अपनी जो फर्टिलिटी है दोबारा से रीगेन कर ले। समझ में आ गया। फेलो लैंड मतलब खेती बाड़ी होती है लेकिन 1 से 5 साल के लिए अभी उसको छेड़ा नहीं गया। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 2, हो सकता है 3 साल नहीं छेड़ा गया, 4 साल नहीं छेड़ा गया, 5 साल। 5 साल के कम के समय के अंदर उस वो जो एरिया रखा जाता है उसको हम फेलो लैंड बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड। अभी जो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है इसके ऊपर खेती बाड़ी हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकती है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो रही है, अब आप खुद सोच के बताओ। पानी की कमी है, यहाँ पर जो रेत है उस मतलब जो सॉइल है उसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा है, या सॉइल इरोजन इतनी ज्यादा हुई हुई है, या जो पानी है आप ये देख सकते हैं पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वाटर लॉगिंग बोलते हैं उसको। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कुछ ना कुछ डाला जा रहा है, ये वाटर लॉगिंग हो गया, इस तरीके का हुआ हुआ है। वहां पर आप कैसे किस तरीके से फसलें उगाओगे, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो एरिया है जो मैं आपको बता रही हूँ इस पे फसल नहीं उग सकती क्योंकि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम है जमीन के अंदर, इसीलिए इसको खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं किया गया। और ये कितना प्रतिशत है, ये 5% ऐसा एरिया है। फिर बात करते हैं वो वाला जमीन जो पेस्चर्स के लिए रखा हुआ है, मतलब प्लांट्स और पेस्चर्स के लिए, वो 4% है ये वाला एरिया। मतलब ये यहाँ पे भेड़ बकरियां जो है वो चराई जा रही हैं। और ये जो पेस्चर एरिया है जहाँ भेड़ बकरियां चराई जा रही है वो भी एरिया कम होता जा रहा है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है हम उसको खेती बाड़ी में यूज करें। तो अगर पंजाब की बात करें तो ये जो पेस्चर एरिया है जहाँ खेती बाड़ी की जगह यहाँ पर भेड़ बकरियां चराई जाती थी वो एरिया कम होता जा रहा है। तो जो लैंड है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लेकिन लिमिटेड है। ये नहीं कि जितना लैंड है वहां सब जगह खेती बाड़ी हो सकती है, इसीलिए ये रिसोर्स बढ़ाया नहीं जा सकता। जरूरी है कि इस रिसोर्स को जितना भी अवेलेबल है इसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूज कर सके। तो ये मैप आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जो बैरन एरिया है वो है। यहाँ पर अर्बन लैंड कितना ज्यादा है, अर्बन सिटीज जहाँ शहर बने हुए हैं, ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर आपको मैप के अंदर। अब हम बात करेंगे जी सॉइल की। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने सॉइल की जो तस्वीर है यहाँ पर आप लोगों के लिए दी है। तो ये जो सॉइल है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ये रिन्यूएबल है, दोबारा दोबारा रिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। एबायोटिक है, लिविंग नहीं है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि जहां पर सॉइल है वो फर्टाइल हो, खादें हो, फर्टिलाइजर्स का यूज हो, ताकि हम वहां पर खेती बाड़ी कर सके। अब सॉइल जो बनती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पत्थरों के टूटने से बन जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से बन जाती है। प्लांट्स कैसे बनती है कि जैसे एक मान लीजिए ये पत्थर है, पत्थर के यहाँ पे प्लांट कोई उग गया साइड पे। अब जब सर्दी होगी तो ये प्लांट जो है ये अपनी रूट्स के जरिए सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तो जो पत्थर है वो जगह कम कर देगा उसके लिए। जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इसकी जो जड़ें हैं वो तोड़ना शुरू कर देंगी, फैलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये पत्थर टूटना शुरू हो जाएगा। ऐसा कंटिन्यूसली सालों दर साल चलता रहता है। या जो रैट्स हो गए या बिल्लियां हो गई जो खोद खोद के निकालती हैं, पत्थर तोड़ते हैं, उसकी वजह से भी सॉइल बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉइल बनती है कंटिन्यूस प्रोसेस है। सॉइल के बनने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स जो है बहुत सारी चीजें प्ले करती हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था सॉइल जो है एक ऐसे करके लेयर होती है अर्थ के नीचे जहां बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर और छोटे पत्थर होते हैं, फिर और छोटे पत्थर हो जाते हैं, फिर और छोटे होते हैं, फिर सॉइल बन जाती है। तो सॉइल बनने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। वो किस तरीके की पेरेंट रॉक है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है।
जहां पर सॉइल है वहां का मौसम, क्लाइमेट कैसा है, वो वहां पे किस तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस तरीके के और क्रीचर्स पाए जाते हैं, इंसान, जानवर, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टाइम टू टाइम सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसमें जो टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपने सॉइल को कितना टाइम दिया है बनने के लिए। तो सॉइल हमने देखा है टाइम दर टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स के तरीके से यूज की गई है। खास तौर पे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में एग्रीकल्चरल कंट्री बोला जाता है, जिसमें 65 से लेके 70% जो पॉपुलेशन है वो तो डिपेंड ही करती है एग्रीकल्चर या सॉइल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है। इस कंट्री में जहां पर ज्यादा अन्न उगाया जाता है, खाना उगाया जाता है, सॉइल का रोल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो सॉइल है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग एरियाज में अलग अलग पाई जाती है। इंडिया की बात करें तो आपकी बुक में बताया गया है कि अलग अलग तरीके की जो सॉइल्स है वो ये पाई जाती है। अब इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, बेल्ड या रेड, बेल्ड होता है गंजा फॉरेस्ट। देखो, रेड सॉइल, बी से ब्लैक सॉइल, ए से एल्यूवियल सॉइल, एल से लेटराइट सॉइल, डी से डेजर्ट सॉइल, एफ से फॉरेस्ट। बेल्ट का मतलब होता है गंजा। अगर आपके पास कोई और ट्रिक निकलता है तो मुझे जरूर बताना। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एल्यूवियल सॉइल के बारे में। ये जो सॉइल आप देख रहे हैं ये वाली एल्यूवियल सॉइल है जो ज्यादा पंजाब हरियाणा के एरिया में पाई जाती है। पूरी कंट्री में लगभग 45% ये सॉइल जो है ये पाई जाती है। स्पेशली ये सॉइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि यहाँ पर पाई जाती है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो सॉइल है वो एल्यूवियल सॉइल ही है। अब ये बनती कैसे है? जैसे सपोज करो ये पहाड़ है, हमारे पास में पहाड़ है, नदियां जब नीचे आती हैं, ठीक है, तो अपने साथ प्लेन्स में आते आते वो कुछ ना कुछ मिट्टी जो है साथ में लेकर आती है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के एरिया में। तो वो जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अब ये जो फर्टाइल सॉइल है, ल्यूवियल सॉइल जिसे हम बोलते हैं, ये दो तरीके की होती है। एक होती है खद्दर और एक होती है बंगर। अब जो खद्दर है, मैंने बंगर को ऐसे याद किया हुआ है कि जो बुजुर्ग है, बी से बंगर, बी से बुजुर्ग, BAZURG, बुजुर्ग, बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग, ऐसे करके याद कर लो। तो बंगर जो है वो पुरानी एल्यूवियल होती है, मतलब एक बार रिवर ने डिपॉजिट किया, ये वाली आ गई, पुरानी हो गई तो ये ओल्ड हो गई, ये बंगर हो गई। अब जो नई वाली है, जो ताजी वाली है, जो अभी अभी आई है, उसको हम खद्दर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू वाली जो एल्यूवियल डिपॉजिट होती है उसे हम खद्दर बोलते हैं। ज्यादातर इंडिया में देखा जाए तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये वाले जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। और इसको हम, ये जो प्लेन्स है, क्योंकि यहाँ पर गंगा रिवर बहती है, गंगा ऐसे करके जा रही होती है, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पर बहती है, तो इस एरिया को हम बोलते हैं इंडो गेंजेटिक, यानी गंगा से बनने वाला एरिया, या इंडो, ये देखो यहाँ लिखा है इंडो गेंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स बोला जाता है। क्योंकि इसमें इंडस रिवर कहाँ पाई जाती है? देखो इंडिया, ये ऐसे करके आपकी इंडस रिवर यहाँ से यहाँ जाती है, गंगा यहाँ से यहाँ जाती है, और यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ ईस्ट से आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक है, वैसे यहाँ तक होती है, लेकिन 3 नदियों के वजह से ये सॉइल जो है ये बनती है, नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हमें इसे एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भांगर और खादर के बीच में फर्क पता चल गया होगा, कितने प्रतिशत पाई जाती है, कैसे बनती है और किस लिए यूज होती है। अब ये वाली जो सॉइल है इसको हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। अक्सर पेपर में पूछा जाता है 2 सवाल ब्लैक सॉइल के बारे में। पहला जो पूछा जाता है वो ये कि इसको दूसरे नाम से क्या बोला जाता है? इसको रेगर सॉइल बोला जाता है, रेगुलर नहीं रेगर। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा कॉटन उगाई जाती है, काला रंग और कॉटन। कॉटन के ऊपर काला रंग तो लगना नहीं चाहिए, निशान पड़ जाता है, पर मैंने ऐसे याद किया हुआ है। तो इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉटन की फसल उगाई जाती है। अब ये सॉइल कहाँ पाई जाती है? तो अगर आप ये इंडिया का मैप देखेंगे, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है सबसे ज्यादा। ये आपका आ गया मध्य प्रदेश के अंदर ये वाली सॉइल पाई जाती है, कर्नाटक के अंदर ये वाली सॉइल पाई जाती है, ये वाला कर्नाटक आ गया, इसके अंदर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये वाली सॉइल पाई जाती है, ये वाले स्टेट्स है। इवन गुजरात के अंदर ये वाली सॉइल पाई जाती है। ये वाली आप देख रहे हो, ये वाली हमने जो भी पढ़ी है एल्यूवियल सॉइल है, जो इंडो गेंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में पाई जाती है, ये वाली। ठीक है, जहां पर पानी है उसके आसपास ये रहा एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पर भी पानी है, उसके आसपास भी पाई जाती है। तो ये ब्लैक सॉइल यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितने प्रतिशत जो है वो ब्लैक सॉइल पाई जाती है? वो है 16.6%। अब ये बनती कैसे है?
जो वॉल्केनो से जो रॉक निकलती है ना, मतलब जो गरम गरम लावा निकलता है उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, जो गरम गरम रॉक होती है, क्योंकि वो काले रंग लाल रंग की होती है ना, तो आप कह सकते हैं ये इग्नियस रॉक से बनती है। 16.6% एरिया कवर करती है, इग्नियस रॉक्स के टूटने से बनती है, आग से, कोयला, काला, वैसे याद करना। और ये जो सॉइल है ये बहुत देर तक, जैसे हम कहते हैं ना पानी रिटेन कर लेती है, तो ये काफी देर तक पानी को लंबे समय तक पकड़ के रख सकती है। ये भी फर्टाइल सॉइल होती है, ऐसा नहीं है कि ये सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं है। यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, कॉटन मैंने आपको भी बताया, कॉटन के अलावा यहाँ पर वीट उगाई जाती है, ज्वार उगाई जाती है। तो आप ऐसे सोच लो, एक कॉटन की आपकी शर्ट है, यहाँ पर वीट बनाई हुई है, यहाँ पर ज्वार बनाया हुआ है, दो तीन चीजें याद कर लो, सनफ्लावर इसके ऊपर बनाया हुआ है, और रेप सीड या टबैको भी इसी सॉइल में पाया जाता है। लेकिन अगर आप इस सॉइल के अंदर पानी दे दोगे, वाटर की सप्लाई कर दोगे, पानी या मैं बोल रही हूँ वाटर की सप्लाई करोगे, तो यहाँ पर आप चावल, राइस जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और शुगर केन यानी गन्ना, उसको भी यहाँ पर उगाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए स्पेशल इरिगेशन की जरूरत होती है। तो हम ये कहेंगे कि जो ब्लैक सॉइल है वो भी इरिगेशन के लिए बहुत यूजफुल है। अगली सॉइल रेड, ये तो आप शक्ल देख के ही पहचान गए होंगे, ये है 10.6% एरिया जो है वो हमारी रेड सॉइल कवर करती है। अब ये मैप के ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि रेड सॉइल कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है, ये रेड कलर का जो एरिया है, यहाँ पर रेड सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाती है। स्पेशली ये देखिए, ये तमिलनाडु हो गया हमारे पास, महाराष्ट्र के आसपास का जो एरिया, स्पेशली कर्नाटक के आसपास का एरिया, ये तेलंगाना हो गया, यहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कुछ हिस्सा जो है ये देखो, ये वाला मध्य प्रदेश के अंदर भी पाई जाती है ये सॉइल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के अंदर पाई जा रही है ये सॉइल, उड़ीसा के अंदर पाई जा रही है ये सॉइल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया के अंदर साइड पे ये लाल रंग जो है ये वाला पाया जाता है। ऐसे आप मैप में देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टेट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर कौन सी स्टेट है, वो जरूर याद कर लेना, तो फिर आपकी शक्ल बिल्कुल एकदम आंखों के सामने ये आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो सॉइल है, रेड सॉइल है, ये रेड कलर क्यों है। ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, बड़ी सिल्की सी हाथ से निकलने वाली सॉइल होती है, रेड कलर की होती है। इस सॉइल के अंदर क्या नहीं होता, लाल रंग की होती है, लेकिन इसके अंदर सॉइल के अंदर क्या नहीं होता, एक मैग्नीशियम नहीं होता, इसके अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, फॉस्फेट की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है, मतलब जो जरूरी चीजें होती है, लाइम की कमी होती है, ऑर्गेनिक पदार्थ, मतलब जो हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर का मतलब वो जो डिकम्पोजिशन होती है प्लांट्स की, फिर सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, वो सब नहीं होता। तो इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर क्रॉप्स जो है नहीं उगाई जाती, ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। लेकिन हाँ, फर्टाइल आप सॉइल को कैसे करते हो बहुत अच्छे से आपको पता है कि आप फर्टिलाइजर डाल सकते हो, इरिगेशन, पानी की सप्लाई अगर आप दे सकते हो तो कुछ कुछ क्रॉप्स उगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल वीट, पहले ब्लैक सॉइल में भी आपको बताया वीट उगाई जाती है, वही साथ वाले एरिया में वीट हो गया, मैंने आपको पहले बताया था। कॉटन यहाँ पर उगाई जाती है, जैसे ब्लैक सॉइल में आपको बताया, सेम ही चीज है, वीट उगा सकते हो यहाँ पर, कॉटन उगा सकते हो, दालें उगा सकते हो, पल्सेस, ठीक है, आलू उगा सकते हो, पोटैटो, खा खा के आलू मोटे हो जाते हैं ना, कुछ फ्रूट्स भी यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि ब्लैक सॉइल में भी दो फसलें जो सेम है, वीट, कॉटन, और यहाँ पर रेड सॉइल में पोटैटो, पी हो गया, पल्सेस, दालें और पोटैटो और कुछ फ्रूट्स उगाए जा सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ये वाली सॉइल की, जिसे हम बोलते हैं लेटराइट सॉइल। बहुत कम एरिया में पाई जाती है लेटराइट सॉइल। हम ये कह सकते हैं ये जो एरिया कवर करती है इंडिया का, वो सिर्फ 7.5% एरिया कवर करती है। ये आप देख सकते हैं लेटराइट सॉइल, ये वाला पिंक वाला, ये वाला एरिया, ठीक है। अब ये लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा जो है 90 से लेके 100% तक जो चीज पाई जाती है वो होते हैं ऑक्साइड्स। कुछ कण पाए जाते हैं आयरन के, एल्युमिनियम के, टाइटेनियम के, ये आपको याद करना पड़ेगा, और मैंगनीज के जो कुछ अंश होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। नेचुरली ये जो सॉइल है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ पर ये सबसे ज्यादा, अब लेटराइट, लेट आने वाली,
वहां लेट कैसे आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, वहां पर लोग लेट जाते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी सॉइल बनती है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा गर्मी हो, वो लेटेराइट सॉइल। अब क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है, जो सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ऑक्साइड्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो पानी सारा बहा के अपने साथ ले जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश होती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं होती। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कुछ हम लोग उगा लेते हैं, टी उगा लेते हैं, कॉफी उगा लेते हैं, चलो किसी तो काम में डालें इसको, क्योंकि पानी तो बहा के सब कुछ ले जाता है। रबड़ उगा ली जाती है, यहाँ पर कई बार कोकोनट इसके ऊपर उगा लिए जाते हैं। लेकिन उसको उगाने के लिए आपको वही चीज करनी पड़ेगी, फर्टिलाइजर और इरिगेशन देना पड़ेगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था रेड सॉइल के अंदर, क्योंकि फर्टाइल नहीं है ना, ये सब चीजें देनी पड़ेंगी। फिर मैंने आपको बताया कितना एरिया है इसका, 7.5% एरिया है। और आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है ये वाला जो एरिया है ना, इसे हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे करके ये आपको मिल जाती है पॉइंट, थोड़े थोड़े एरिया में ईस्टर्न घाट्स में। फिर आपको ये मिल जाती है यहाँ कहीं पे हमारे पास झारखंड के अंदर आ जाते हैं राजमहल हिल्स, वहां पर ये सॉइल आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके अलावा विंध्यास में मिल जाती है। यहाँ पर ना दो ऐसे करके पहाड़ है, एक विंध्या एक सतपुरा, थोड़ा सा ये वाला एरिया में भी मिल जाती है, मैप में दिखाया नहीं गया। वैसे ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो इसको हम बोल सकते हैं मालवा प्लेट्यू, यहाँ पे भी मिल जाती है। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर आपको इस तरीके की सॉइल जो है लेटराइट सॉइल मिल जाती है। वैसे असम के अंदर ये वाला जो एरिया असम के अंदर भी मिलती है, बट मैप में नहीं दिखाई गई। अब बात करते हैं अगली किस्म की जो सॉइल की है। ये आप देख सकते हैं, शक्ल देख के आपको पता चल गया होगा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, पहाड़ों में जो पाई जाती है सॉइल, खास तौर पे पहाड़ों की स्लोप्स के ऊपर, ढलान के ऊपर। अब इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो जब मैं ह्यूमस कंटेंट की बात करती हूँ, उसका मतलब ये होता है जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जब सॉइल के अंदर मिल जाते हैं, जो मदद करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देने में, ग्रोथ करने में, उसको हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो एवरग्रीन है ना, यहाँ तो अब इंसानों ने छेड़खानी ज्यादा की नहीं। तो ये जो प्लांट्स पत्ते झड़ते हैं, सब कुछ होता है, वो एक तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। तो हम ये कहते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल रिच होती है ह्यूमस के अंदर। कहाँ ज्यादा पाई जाती है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये और ये। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ है, ये वाली साइड को वेस्टर्न घाट्स, ये वाली साइड को हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं, यहाँ पर ये ज्यादा पाई जाती है। अब इस टाइप की जो सॉइल है इसके अंदर क्या नहीं होता है, इस टाइप की सॉइल के अंदर पीपीएल नहीं होता। पीपीएल, पीपीएल का मतलब होता है पोटेशियम, इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर फास्फोरस नहीं होता और इसके अंदर लाइम भी नहीं होता। अगर आपने यहाँ फसलें उगानी है तो कौन सी दो चीजों की यूज होगी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेटराइट और रेड सॉइल में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब आखिरी आ जाता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। अब ये जो डेजर्ट सॉइल है आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, ये डेजर्ट सॉइल है। ज्यादातर हम ये बोलते हैं डेजर्ट सॉइल पाई जाती है राजस्थान के अंदर, कुछ पार्ट गुजरात का भी आ जाता है, कुछ पंजाब और हरियाणा का भी आ जाता है। डेजर्ट सॉइल कितना एरिया कवर करती है, वो है 4.3% एरिया जो है डेजर्ट सॉइल कवर करती है। इसमें पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, और जो पानी है वो फटाफट नीचे चला जाता है, मतलब ऊपर टिकता ही नहीं है। यहाँ पे पानी करोगे फटाफट नीचे चला जाता है। अब पानी नहीं होल्ड कर सकती, ऊपर से जितना मर्जी पानी डाल दो, तो इरिगेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पर कुछ पौधे खुद ही उग जाते हैं जितने उन्होंने उगने होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह। लेकिन कुछ एरिया में हम फिर भी कुछ प्लांट्स वगैरह उगा लेते हैं, जैसे हम ओट्स उगाते हैं, ओट्स के पैकेट्स आते हैं ना, ऐसे याद करना। ओट्स ज्यादा बाजरा लोग, बंजारा लोग खाते हैं, तो ओट्स, बाजरा, मेज हो गया, कुछ दालें, पल्सेस जो है वो यहाँ पर उगाई जाती हैं इस एरिया के अंदर। लेकिन वही पानी की जो जरूरत है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, पानी प्रोवाइड करना। मक्की को हम मेज बोलते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो। राजस्थान के कुछ कुछ हिस्सों में जहां से पंजाब से पानी आ रहा है केनाल्स के थ्रू, वहां पर फसलें उगाई जा रही है। अब ये जो ऊपर मैंने अपनी अभी तक आप लोगों से सॉइल्स डिस्कस की, इसके अलावा कुछ और सॉइल की टाइप भी होती है जिसे हम बोलते हैं मार्शी सॉइल्स। सेलाइन, नमक वाली सॉइल, जहां पर नमक का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं मार्शी सेलाइन सॉइल। जहां पर पानी बहुत ज्यादा होता है उसको हम मार्शी सॉइल बोलते हैं। वैसे ही एल्कलाइन सॉइल्स होती हैं, टेरेई सॉइल्स होती है, अलग अलग टाइप की होती है। इनकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, मतलब इतनी कि हम
परसेंटेज में नहीं बता सकते, लेकिन इंडिया में फिर भी कुछ हद तक ये पाई जाती है। आगे चलते हैं, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं सॉइल रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स जब हम यूज करते हैं। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, इंसान उसके बिना कैसे रह सकता है, लेकिन इंसान जो भी खाता है हमें पता है वो सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, खेती बाड़ी करता है सॉइल के ऊपर। अगर सॉइल फर्टाइल है, अगर फर्टिलिटी खत्म ही हो जाएगी सॉइल की जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, तो इंसान उगाएगा क्या और खाएगा क्या। अब वो सॉइल जो है जो खराब हो रही है उसके मेन कारण क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे एरियाज में टूटी पड़ी है, इसको हम कह सकते हैं सॉइल इरोजन हो गई है। ठीक है, पानी की वजह से या फिर आप ये कह सकते हैं बारिश के होने की वजह से विंड अपने साथ सॉइल उठा के लेगी, इतने बड़े बड़े क्रैक्स भी पड़ जाते हैं, सॉइल इरोजन। उसकी वजह से ये देखो, ये फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हैं, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है, बार बार एक ही एरिया पे उगाई जाओगे तो फर्टिलिटी जो है, उगाने की क्षमता वो तो कम हो जाएगी। फिर ये देख सकते हो सैंडी कंडीशन हो जाती है, सैंडी इन द सेंस की नमक भी नहीं मैं बोलूंगी, रेतला जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। कई बार एसिड कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है या एसिडिटी कम हो जाती है उसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं एल्केनिटी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। सॉइल को आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा यूज कर रहे हो, उसको एक साल के लिए छोड़ ही नहीं रहे हो, फसल उगाई जा रहे हो कंटिन्यूसली, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फिर ये वाला मैंने तस्वीर बनाई हुई है, इसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, पानी खड़ा ही हो गया, वहां पर कैसे खेती बाड़ी करोगे। तो ये कुछ कारण है जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सॉइल को जब हम यूज करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सॉइल की हम लोग क्या करें, कंजर्वेशन करें, इसको प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही, सॉइल इरोजन जैसी और वाटर लॉगिंग जैसी, जब बहुत ज्यादा पानी फेंक देते हैं, फ्लड्स जब आते हैं, तो कई बार डैम से पानी एकदम से रिलीज हो जाता है ना, फ्लड्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की जरूरत है। वेस्ट लैंड जो बर्बाद लैंड पड़ा है उसको हम इरिगेशन का यूज करके उसको यूज में ला सकते हैं ना, पानी के आसपास। वैसे अगर आप गलत प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर में करोगे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, तो फिर तो तबाही मचनी है। तो अपनी प्रैक्टिसेस छिड़काव जो करते हैं वो सोच समझ के करो। आजकल लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, कहते हैं ऑर्गेनिक खाता मतलब यूज हो रही है और फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स छिड़के नहीं जा रहे, पर जितनी भी चीजें मार्केट में मिल रही है सब में इतने छिड़काव होते हैं। कभी किसी सब्जी वाले के पास चले जाओ, वो छिड़का छिड़का के पानी को कपड़े के साथ, फ्रूट को सब्जी को कपड़े के साथ साफ कर रहा होता है कि वो चमके। इतनी परत होती है, इतनी वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर जो मैंने देखी है, क्या क्या चीज आप खोद खोद के साफ कर करके निकालोगे, क्योंकि इतने छिड़काव कर दिए कि कीड़े भी अपने हाथ खड़े कर गए, कहते ये दवाइयां तो अब हमारे ऊपर चलनी ही नहीं है। तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है उसको मेंटेन करने के लिए, लंबे समय तक उसे यूज करने के लिए हमें सॉइल को बड़े सोच समझ के ध्यान से यूज करने की जरूरत है। सॉइल की हमने बात कर ली, अब आप ये मैप याद कर लेना, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि एरियाज बताओ जहां पर एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है, तो आप छोटा सा इंडिया का मैप बना के वहां पर हाईलाइट कर सकते हो और लिख सकते हो जगह का नाम। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि है वाटर रिसोर्सेज। आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो, वाटर एक बहुत वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल जो हो पाई है, जो शुरुआत हो पाई है, वो पानी की वजह से ही हो पाई है। पानी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जब प्यास लगी होती है तो प्यास ही लगी होती है, और पानी अलग अलग तरीके से हमारे काम आता है, शिपिंग बोटिंग करने में, वहां से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिनरल्स पर्ल्स इंडस्ट्री में यूज होता है, पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, बहुत और भी कोई चीजें याद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने आपको बताया धरती का 71% जो एरिया है वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए अर्थ को बोला जाता है वाटर प्लैनेट। अब सबसे ज्यादा पानी कहाँ पाया जाता है, ओशन, सी और सॉल्टी लेक्स के अंदर 97% पानी जो है ओशंस वगैरह में पाया जाता है। ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स के अंदर 2.15%, बाकी बहुत थोड़ा 0.0085% लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, स्ट्रीम्स, झरनों के अंदर पाया जाता है। बायोस्फीयर या एटमॉस्फेयर में जो चिपचिपापन नमी होता है वो होता है 0.0015%, क्योंकि एक वाटर साइकिल चलता है ना, बारिश आती है वो सब, तो एटमॉस्फेयर में इतना पाया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर आप देखो 0.64% है। तो ये एक बार आप इस पे नजर जरूर मार लेना। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो वाटर है वो अलग अलग एक्टिविटीज में इंसान जो है वो यूज करता है। अप्रोक्सीमेटली 93.37% जो वाटर है, मतलब 90 से ज्यादा प्रतिशत जो पानी है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग के लिए पानी चाहिए होता है, गाँव में देना, शहरों में देना,
वो भी काउंट करता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, देखो एग्रीकल्चर के अंदर जो पानी का यूज होता है वो सबसे ज्यादा होता है 93.37%। उसके बाद ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है वो है 3.73% ड्रिंकिंग के लिए। इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है जो पानी है ना, वो आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री या फिर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करने के लिए पानी जो है वो यूज किया जाता है वो है 1.26%, इतना पानी। तो लगभग करते कराते हम ये कहेंगे बहुत बड़ा हिस्सा पानी का हम यूज करते हैं। इवन पशु जो है हमारे कैटल है उनकी लिए जो पानी यूज होता है 1.08% तो वो ही यूज कर लेते हैं। बाकी जो गतिविधियां उसके लिए 0.5% जो पानी है, बहुत बड़ी मात्रा है पानी की, अदर एक्टिविटीज में वो पानी यूज होता है। आप मेजर यूज देख लेना कहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग के अंदर। अब पानी कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, पानी जो है वो अर्थ के अंदर भी पाया जाता है, मतलब अंडरग्राउंड भी होता है, और कुछ और भी जगहें हैं जहां से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। जो पानी हम यूज कर सकते हैं, एक तो हमें मिलता है वो रेनफॉल से, बारिश से। फिर पानी हमें ये देखो, ये आप देख सकते हैं रिवर से, स्ट्रीम से, झरनों से मिलता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये केनाल्स है जहां से हमें पानी मिलता है, ठीक है। उसके अलावा और तस्वीरें दिखाती हूँ, ये ट्यूबवेल्स, सॉरी टैंक्स, टैंक से पानी मिलता है। और ये हो गया अंडरग्राउंड वाटर, जो बारिश वगैरह का पानी नीचे चला जाता है हर जगह से, वो अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहती हूँ रेनफॉल की। रेनफॉल जो इम्पोर्टेंट सप्लाई है पानी का वहां से मिलता है, बट ये नहीं है कि इतनी रेनफॉल होनी है, वेरिएबल होता है ना, फिक्स नहीं होता। कहीं कहीं पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे बहुत कम होती है। इंडिया की बात की जाए तो एवरेज जो रेनफॉल होती है वो होती है 118 सेंटीमीटर, ये जरूर याद कर लेना। हालांकि जो पूरी की पूरी रेनफॉल है उसका पानी हम यूज नहीं कर सकते, वो धरती के नीचे चला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जाकर है, और हम ये कह सकते हैं कम रेनफॉल होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और जिस तरीके से हम यूज कर रहे हैं उस पर असर पड़ रहा है। दूसरा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रिवर्स, स्ट्रीम से जो पानी है वो आता है। शुरुआत से ही इंसान ने रहना जब शुरू किया है तो नदियों के आसपास ही रहना शुरू किया है ना। और ये जो रिवर्स हैं ये दो कैटेगरीज की होती है। एक हम बोलते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, रिवर्स दो टाइप्स की होती है। एक होती है पेरिनियल, जिनमें सालाना पूरा साल पानी रहता है, मतलब ऐसी रिवर जो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से हमें पानी देती हैं। और एक होती है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर जो होती है मतलब मौसम दर मौसम उनमें पानी आता है, वो डिपेंड करती है ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल कितनी हो रही है उसके हिसाब से उनमें पानी आता है। अलग अलग डैम्स बनाए गए हैं नदियों के ऊपर, नदी का पानी रोककर, ताकि अलग अलग जगह पर जहां पर पानी नहीं है बिजली जनरेट की जा सके, इरिगेशन के लिए पानी पहुंचाया जा सके। और तो और वहां पर डैम्स पे आजकल तो टूरिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, बोटिंग वगैरह करवाई जाती हैं। उसके अलावा हमने तस्वीर में देखा ये केनाल्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जहां जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा, थोड़े हिस्सों में पानी वहां पर भी पहुंचाया जाए। इरिगेशन ऐसी होती है। उसके अलावा टैंक्स बनाए जा रहे हैं, शायद आपने पंजाब में देखा होगा जो टैंक्स है, जहां पर पेरिनियल रिवर्स नहीं होती, ऐसे टैंक्स में पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। वो वहां पर इसलिए किया जाता है क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है या यूज नहीं कर सकते ग्राउंड वाटर को। वैसे ही रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे टैंक्स के अंदर, और जब जरूरत हो उसे यूज किया जाता है। इंडिया के साउथ में निचले हिस्से के अंदर सबसे ज्यादा टैंक इरिगेशन जो है वो यूज की जाती है, और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, या केनाल्स जो हैं वहां से सिंचाई करके पानी दिया जाता है खेतों को। अब हमें पता है पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पानी को कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें पता है लोग कितना पानी वेस्ट करते हैं, रिक्वायरमेंट से ज्यादा पानी यूज कर लेते हैं। इरिगेशन में भी पानी खुला छोड़ दिया जा रहा है, फसलों में जा ही रहा है, पूरी पूरी 2-2 रात 3-3 रातें पानी चल ही रहा है। पानी जो है उसे हम स्टोर कर सकते हैं और डैम्स में स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं यार पानी सप्लाई करने के। स्प्रिंकलर्स यूज किए जाते हैं इरिगेशन के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता कि स्प्रिंकलर्स क्या होते हैं जो हम इरिगेशन के अंदर यूज करते हैं, उसमें हम जो पानी है वो एक नेचुरल तरीके से पहुंचाते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा पानी जाता है जितनी जरूरत हो। एक इस तरीके का पाइप होता है जो थोड़ा ऊंचा होता है ग्राउंड लेवल से, और वहां से फाउंटेन से दूर दूर तक पानी पहुंच रहा होता है, उसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं। और ये घूमता रहता है, शायद आपने पार्क्स में देखा होगा।
उसे हम स्प्रिंकलर कहते हैं। वो इरिगेशन में भी यूज किया जा सकता है, फसलों को पानी देने के लिए यूज किया जा सकता है। रेन वाटर जो है स्टोर किया जा सकता है, उसकी यूज की जा सकती है अलग अलग चीजों में। ग्राउंड लेवल जो पानी है, अंडरग्राउंड वाटर, उसका लेवल ऊपर लाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। वाटर को रिसाइकल करना चाहिए। जो सीवरेज वाटर है उसको भी ठीक करके, जो बाथरूम से पानी निकलता है, कई बार बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसको हम अच्छे तरीके में यूज कर सकते हैं। एट द एंड हमें ये कहना चाहिए कि पानी बहुत जरूरी है। और आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एरियाज में लोगों को मीलों चलना पड़ता है औरतों को पानी इकट्ठा करने के लिए या अपने घर के लिए पानी लाने के लिए, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत बनती जा रही है। अब बात करते हैं जी नेचुरल वेजिटेशन की, जो कुदरत हमें देती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसको हम ये बोलते हैं कि हाँ ये बार बार आ सकती है, रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, फल फ्रूट कहाँ से मिलेगा, जानवर कहाँ पे रहेंगे। तो क्लाइमेट जो है, ह्यूमिडिटी जो है, टेम्परेचर जो है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये वेजिटेशन की ग्रोथ के अंदर। फसलें फसलें तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन प्लांट्स तो अपने आप उग जाते हैं ना, लेकिन वो अपने अपने आप नहीं उगते, उसके ऊपर टेम्परेचर, नमी कितनी है, वो सब डिपेंड करता है। अब उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो होते हैं इक्वेटोरियल एरियाज। यहाँ पर सीधा सूरज की किरणें पड़ती हैं 0 डिग्री, शायद आपने पहले पढ़ा हो। इक्वेटोरियल एरियाज वो वाले होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे जो है वो आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर वो वाला एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और बहुत ज्यादा बारिश। इसलिए बोल रही हूँ, शायद आपने गर्मियों के दिनों में देखा होगा, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली घर वाले बोलना शुरू हो जाते हैं कि यार अब तो बारिश आएगी। तो वैसे ही सिस्टम इक्वेटर के अंदर भी है। तो वहां पर ज्यादा गर्मी और ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन हम लोगों को मिलती है। डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि नीचे नहीं कुछ उगता, क्योंकि सूरज की किरणें नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती। तो ये सब डिपेंड करता है किस तरीके की वेजिटेशन वहां पर उग रही है, पेड़ पौधे, क्लाइमेट के ऊपर, सॉइल किस तरीके की है, कितनी हाइट है उस जगह की। जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ये बोलेंगे हम ज्यादातर जंगलों में पाई जाती है, जो अलग अलग ह्यूमन नीड्स को पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, टेबल बनाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, चूल्हे के लिए हम वहां से ही लेते हैं। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स, दवाइयाँ नेचुरली हमें वेजिटेशन से मिलती है। नेचुरल वेजिटेशन या हम कह सकते हैं ये जंगल, फॉरेस्ट से हमें ये सब कुछ मिलता है। अब क्योंकि इंडिया के अंदर भी और वर्ल्ड ओवर टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है, जगह जगह पे रेनफॉल में बहुत फर्क होता है, इसलिए जो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये भी अलग अलग किस्म की पाई जाती है इंडिया के अंदर। तो इसकी जो कैटेगरीज है वो आपकी बुक में दी गई है कि अलग अलग वेजिटेशन में कौन कौन से फॉरेस्ट आ जाते हैं। एक होते हैं एवरग्रीन, जो हमेशा मतलब बंजर नहीं होते, आप ये कह सकते हैं इनके पत्ते झड़ते नहीं है। ऐसा नहीं होता कि एक सीजन में पतझड़ आया फिर खत्म हो गया फिर दोबारा आया, वो नहीं। वैसे ही डेसिडियस होते हैं जिनमें पतझड़ ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। फिर डेजर्ट या ड्राई फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, डेल्टा फॉरेस्ट हो गया, जो रिवर के आसपास पाए जाते हैं। वहां पर मैं एक एक तस्वीर दिखा के आपको इनके बारे में बताती हूँ। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो ये जो जंगल है इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये हरे ही रहते हैं। ये प्लांट्स जो हैं, ये पौधे जो हैं, कभी भी अपने पत्ते नहीं झड़ते इनके, किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर के अंदर। और ये उन एरियाज में पाए जाते हैं जहां पर ज्यादा बारिश हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया के ना इधर वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, अभी हमने पढ़ा, वहां पर पाए जाते हैं। बंगाल के एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। और यहाँ पर पहाड़ है, हिमालयस, हिमालयस के नीचे वाले एरियाज में या स्लोप्स में हम कह सकते हैं ये पाए जाते हैं। इस तरीके के जो जंगल हैं वो कर्नाटक के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर आपने ये याद नहीं करना तो ये 3 जगह याद कर सकते हो जहां पर ज्यादा बारिश होती है। अब ये जो ट्रीज है जो यहाँ पर पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, उसकी 2 किस्में आपको पता होनी चाहिए। एक टीक यहाँ पर पाया जाता है और एक रोज वुड का जो पेड़ है वो यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा एबनी हो गया, वो पाया जाता है कर्नाटक के अंदर, ये ज्यादा हिमालय के आसपास मिलते हैं आपको। एबनी हो गया, नीम का पेड़ हो गया, टेमरिंड मतलब इमली का जो होता है वो आपको कर्नाटक के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि वो लोग, आप ऐसे याद कर सकते हो, इमली की चटनी के साथ वो सांबर डोसा वगैरह खाते हैं, तो वहां पर ज्यादा टेमरिंड वगैरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं ये पतझड़ का, आप जैसे तस्वीर देख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट।
ये ना ऑटम में, जैसे हम बोलते हैं पतझड़ होता है, उस टाइम पे अपने पत्ते ये झड़ देते हैं, और फिर जब स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग में न्यू पत्ते आ जाते हैं इनके अंदर, इसीलिए इनको डेसिडियस टाइप की वेजिटेशन बोला जाता है। ये भी ज्यादातर साउथ इंडिया में ही पाई जाती है इस तरीके की। ये वाले फॉरेस्ट से ना जो सबसे ज्यादा चीज हमें मिलती है वो है वुड, ठीक है, लकड़ जो अच्छी मिलती है। जैसे आपने सुना होगा साल का पेड़ हो गया, टीक का पेड़ हो गया, बैम्बू का ट्री हो गया, शीशम का पेड़ हो गया, वो ज्यादातर यहाँ पे मिलता है। खेर का पेड़ हो गया, वो इन जंगलों में पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर से, आपको समझ आ गया होगा, डेजर्ट वेजिटेशन, जहां पर कम रेनफॉल होती है। ये मैंने रेनफॉल बनाई है, लेकिन ये कम होती है यहाँ पर, और यहाँ पर रेनफॉल कम भी होती है और अलग अलग जगह पर होती है। ज्यादातर राजस्थान, गुजरात और कुछ हरियाणा के एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या उगता है ज्यादा? कैक्टस उगता है, हमें पता है। या आप कह सकते हैं थॉर्नी, कंडे वाले जो बुशेज होते हैं, थॉर्नी बुशेज, वो भी उगाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है यहाँ की, और ज्यादा और वेजिटेशन यहाँ पर होती नहीं है, लकड़ यहाँ से आपको मिल नहीं सकती। तो ये चीजें थी। अब बात करते हैं, ये तस्वीरें, ये है माउंटेन टाइप की जो वेजिटेशन होती है, जो पहाड़ों की स्लोप्स पे पाई जाती है, जैसे हिमालय की स्लोप्स पे पाई जाती है इंडिया में। आप ये कह सकते हैं कश्मीर से शुरू होते होते असम तक अगर आप जाओ तो उनकी स्लोप्स पे अलग अलग किस्म के पेड़ और प्लांट्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लकड़ी बहुत अच्छी मिलती है जो हम यूज करते हैं, महंगी लकड़ी होती है क्योंकि अच्छी होती है। अलग अलग तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं, शायद आपने देखा होगा ऐसे खुले खुले, ऐसे ऐसे पत्तों वाले, ठीक है। तो ये जो इस तरीके के होते हैं उनको हम बोलते हैं पाइन के ट्रीज, ओक के ट्रीज मिलते हैं, दियोधर के पेड़ मिलते हैं। दो तीन नाम यूज कर लेना, पॉपुलर शायद आपने सुना होगा, ये पंजाब में भी उगाया जाता है। चेस्टनट के पेड़ जो है वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। कॉस्टली लकड़ होती है यहाँ पे जो पेड़ उगाए जाते हैं, और ये ज्यादातर बिल्डिंग्स बनाने में, रेलवे के कोचेस बनाने में यूज की जाती है। माचिस की इंडस्ट्री में यूज की जाती है, माचिसे बनाने में, महंगा फर्नीचर बनाने में यूज की जाती है। उसके अलावा हमें पता है, हमें पहाड़ों से अच्छे अच्छे फ्रूट्स कौन कौन से मिलते हैं, आप खुद सोचो। एप्पल, आमंड, बादाम जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर मिलता है। प्लम मिलता है, प्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बताना, और चेस्टनट भी यहाँ से ही मिलता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना प्लम को क्या बोलते हैं। अभी आपने देखा होगा डेल्टा एरिया, डेल्टा क्या होता है? जहां पर नदी आके समुद्र से मिल जाती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो वहां पर इस तरीके के जो पेड़ हैं, खासतौर पे सी के कोस्ट के पास, यहाँ पर उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ज्यादातर वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। रिवर्स अपना डेल्टा बनाती है, समुद्र में मिलने से पहले से फैल जाती है, समुद्र में मिलने से पहले, उसको हम डेल्टा एरिया बोलते हैं। यहाँ पर जो वेजिटेशन होती है उसको हम डेल्टा वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा जो होता है उसको सुंदरबंस बोला जाता है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं? सुंदरबंस बोलते हैं। ऐसे ही साउथ की जो रिवर्स हैं, ये महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी रिवर्स, ये भी डेल्टास बनाती हैं अपने। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, सुंदरी, नीम, पाम के पेड़ पाए जाते हैं। और जो सुंदरी की लकड़ी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को हम सुंदरबंस डेल्टा भी बोलते हैं, तो सुंदर से सुंदर भी याद करना। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो ट्रीज हैं से ज्यादा झुक रहे होते हैं पानी के अंदर, वो वाले होते हैं, उनको हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। जिनकी जो इवन जो टहनियां होती है ना वो नीचे झुक रही होती है, मैंग्रोव्स बोला जाता है। बुक में नहीं दिया गया बट शायद आप लोगों को पता हो। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन है इंसान की अलग अलग जरूरतों को पूरा करती है। फर्नीचर के लिए लकड़ी, रॉ मटेरियल, पेपर की जो जरूरत होती है उसका रॉ मटेरियल यहाँ से मिलता है, रबड़ का, डाई का, मेडिसिन की चीजें, श्रब्स अलग अलग तरीके में यूज होते हैं, फ्रूट्स हमें यहाँ से मिलते हैं, जानवरों को हैबिटेट देती है, रहने का निवास देती है। पेड़ लगे होते हैं तो जब फ्लड आता है तो वो उसको कंट्रोल करती है, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती है, डेजर्ट बनने से, डेजर्टिफिकेशन से रोकती है, रेनफॉल आने में मदद करती है। तो मतलब नेचर में बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए जरूरी है कि हम जो फॉरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें और उसके लिए एफर्ट्स करें कि और ज्यादा जो पेड़ है वो उगाए जाए, क्योंकि आजकल पेड़ ज्यादा काटे जा रहे हैं। लास्ट रिसोर्स बच जाता है हमारे पास। तस्वीरें देख के आपको पता लग गया होगा, वाइल्ड लाइफ, जानवर, ठीक है, जो लिविंग चीजें इंसानों के अलावा वो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। बर्ड्स हो गए, पक्षी हो गए, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, जानवर आ गए।
कुछ बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं दुनिया के अंदर, जहां पर अलग अलग किस्म के जो क्रीचर्स है, जानवर है, जो पाए जाते हैं। इंडिया में बात की जाए तो 80,000 से ज्यादा नस्लें, जिसे हम कहते हैं स्पीशीज, जो है वो पाए जाते हैं एनिमल्स के। अलग अलग होते हैं, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, जो हमें पाया जाता है इंडिया के अंदर, बियर हो गया, टाइगर, याक, राइनोसोरस, डियर, मंकी, जकाल, फॉक्स। इसके अलावा स्क्विरल हो गए, मोंगूज हो गए, टॉर्टॉइज हो गए, स्नेक्स हो गए। बर्ड्स अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं जो कोल्ड एरिया, रशिया से, साइबेरिया से, चाइना से विंटर्स के दौरान इंडिया में आ जाते हैं, जिनको हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, जो टाइम टू टाइम मौसम के बदलते एक देश से दूसरे देश जाते हैं। वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। शायद आपने व्हाइट कलर के बड़ी बीक वाले वो बर्ड्स देखे होंगे। इसी तरीके की अलग अलग बर्ड्स और मछली पाई जाती है। इंसान इतना ज्यादा हंटिंग में बिजी हो गया कि जानवर छोड़ो, बर्ड्स को भी हंट करना उसने शुरू कर दिया। मोर तक नहीं छोड़ा, जो आज की टाइप में आज एक क्राइम है अगर आप मोर को मारते हो। तो आज की जरूरत ये हो गई है कि बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए अपनी जरूरतों के लिए। ऐसे नहीं है कि काटा ही जा रहा है। इंसान तो उनको खाना शुरू कर चुका है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। खाने के अलावा लेदर यूज करता है, उनकी चमड़ी यूज करता है, एलिफेंट के दांत यूज किए जा रहे हैं। तो इंसान तो बहुत ज्यादा ग्रीडी हो गया। जितनी किस्म एनिमल्स की पाई गई थी बहुत साल पहले, उसमें से कुछ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। डायनासोर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए। कुछ वर्ड्स पे एक्सटेंशन के बस खत्म ही होने वाली है वो नस्ल, उसके बाद दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए जब जानवरों पे अटैक करते हो, उनको बचाओ, उनको प्रोटेक्ट करो। गवर्नमेंट इसलिए बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की 1952 में। ये पेपर में पूछा जाएगा। इसके अलावा टाइगर को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 में। एलिफेंट को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया 1992 में। उसके अलावा 1972-2002 में सरकार ने वाइल्ड लाइफ, ओवरऑल जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किए। नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई है, जहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। ये जू जैसा नहीं होता, बट जानवर अलग अलग यहाँ पर रहते हैं। आज की डेट में 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हमें अपने लेवल पे इनकी जो हंटिंग है उसको रोकना चाहिए। फॉरेस्ट इनका नेचुरल हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं, लेकिन हम तो अंधाधुंध फॉरेस्ट को ही काटी जा रहे हैं। गवर्नमेंट जितने भी लॉज बना ले, कोई ना कोई रास्ता निकाल कर हम उसको तोड़ ही देते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की, इंसान को सोच समझ के इन रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन रिसोर्सेज को जब आप यूज करते हो, ध्यान में रखो कि हमें हमारे पूर्वजों ने दिए, ये हमारी जायदाद नहीं है। इन्हें हमें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के रखना है। इनका सही तरीके से यूज करना और जितनी जरूरत है उस हिसाब से यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए इनको कंजर्व करना जरूरी है। तो क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया और याद हो गया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले मुझे ये बताना कि नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट कितने किस्म के होते हैं कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।